कि बुल्ले शाह सियारी रखता हूँ, बुल्ले शाह सियारी रखता हूँ, नानक खुमारी रखता हूँ, बुल्ले शाह सियारी रखता हूँ, नानक खुमारी रखता हूँ। मीरा के तन मन कृष्ण में, मीरा के तन मन कृष्ण में, सूरत तुम्हारी रखता हूँ, बुल्ले शाह सियारी रखता हूँ। अपना फरीदी भेष है, अपना फरीदी भेष है, दरवेशदारी रखता हूँ, बुल्ले शाह सियारी रखता हूँ, नानक कुमारी रखता हूँ। मीरा के तन मन कृष्ण में, सूरत तुम्हारी रखता हूँ। अपना फरीदी भेष है, दरवेशदारी रखता हूँ। और चादर कबीर की तस, चादर कबीरी जस की तस, खातिर तुम्हारी दास कबीर जन्म से हुई जस की तस। नमस्कार, मैं कुमार श्याम। राबता के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम जिस शख्सियत के साथ बैठे हैं वो आकाशवाणी के वरिष्ठ उद्घोषक राजेश जी चड्ढा, जो कि पंजाबी और हिंदी की एंकरिंग में बड़ा नाम है। तो राजेश जी, आपका स्वागत है इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में। धन्यवाद श्याम भाई। आपने रेडियो पर बहुत लंबा अरसा बिताया है और पंजाबी और हिंदी की एंकरिंग में आपका बहुत बड़ा एक श्रोता वर्ग है। जी जी। और आपकी आवाज़ सीमा पार भी गई है, वहाँ से खत भी आए हैं। ये सफ़र कहाँ से शुरू हुआ, आप अगर अपने अनुभव बताएं। जी, सफ़र शुरू तो दरअसल ये हुआ जब स्कूल के बाद में कॉलेज हम पहुँचे, महाविद्यालय स्तर पर जब पढ़ाई शुरू की, और वहाँ कुछ मित्र मंडली इस तरह की हुई कि साहित्यिक जो अभिरुचि मिलने लगी एक दूसरे के साथ में। तो कुछ पढ़ने लिखने का थोड़ा लगा कि इसको किताबें पढ़ना भी चाहिए और पढ़ के लगा के लिखना भी चाहिए। कभी शुरुआत दरअसल जब पढ़ने में होती है किसी व्यक्ति की, तो अमूमन सबके साथ ऐसा होता है कि जब वो थोड़ा बहुत पढ़ लेता है तो लगता है कि बस अब लिख लेना चाहिए। तो ठीक उसी प्रक्रिया से हम सब लोग भी निकले। तो लिखने के बाद फिर कुछ अखबारों में और पत्र पत्रिकाओं में जुड़े। साहित्यिक अभिरुचि जो थी वो एकदम पल्लवित पुष्पित हुई गई और बढ़ती चली गई। और उसी दौरान ये हुआ कि जब एक मिडिल क्लास फैमिली के साथ ये होता है कि जब आप ग्रेजुएशन कर लेते हैं, जब आप स्नातक स्तर की पढ़ाई कर लेते हैं, तो उसके बाद में एक जिम्मेदारी आपको निभानी होती है अपने परिवार के प्रति कि आप कुछ कमाने लगें, कुछ नौकरी करें, रोज़गार की तरफ आप बढ़ें। तो वहाँ नौकरी की भी तलाश थी उस वक्त में। और ये लगभग 81-82 की बात है, 81-82 की बात है, 1981-1982 में। तो ये रहा कि नौकरी भी ऐसी हो जहाँ के हम संतुष्ट रह पाएँ, अपनी हॉबी को, अपनी रुचि को, अपने स्वभाव को हम जिंदा रख पाएँ। तब उन्हीं में रेडियो एक माध्यम था। चूँकि साहित्य में रुचि थी तो कुछ मित्रों ने राय सलाह भी दी कि हमें इस तरफ जाना चाहिए। और इसी कॉटन सिटी चैनल से जिसमें आज मैं काम कर रहा हूँ, यहीं से जब हम लोग कहानियाँ और कविताएं पढ़ने आते थे, युवाणी में प्रोग्राम देने आते थे, तो कुछ लोग थे जिनमें मोहम्मद सलीम थे कि यहाँ पे एक अनाउंसर उद्घोषक बनारस के, और बड़े अद्भुत और ड्रामा के अद्भुत कलाकार। एक फिल्में भी उन्होंने बाद में की, अब तो दिवंगत हो गए वो, उनका निधन हो गया बनारस जाने के बाद में। तो उनका ये मानना था कि आप लोग करें, आप बिल्कुल अप्रोप्रिएट एकदम रेडियो के लिए हैं, आप करें काम। तो हम लोगों ने फिर कुछ, मैं और मेरे मित्र थे, रवि भाई हैं मेरे साथ, वो भी रेडियो में बीकानेर में सहायक केंद्र निदेशक के पद पर हैं। तो
हम लोग रेडियो के लिए साथ स्ट्रगल हमने शुरू कर दिया, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार यूँ करके अंततः जो उस समय में स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से हुआ करते थे, जो चयन होता था तो उससे हुआ। और उदयपुर जो थी वो शुरुआत हुई 1986 में नौकरी की। शहर अच्छा मिला, वहाँ लोग अच्छे मिले, वहाँ मुरली मनोहर मंजुल जैसे डायरेक्टर जो थे वो हमारे केंद्र निदेशक थे, जो सुविख्यात हिंदी के कमेंटेटर हैं, बहुत बढ़िया कवि हैं, उनके निर्देशन में काम करने का मौका मिला। चांद शिवपुरी जो ओम शिवपुरी जो फिल्मों में जिसको हम जानते हैं, जिनको अब नहीं रहे हैं, उनके भाई चांद भाई वो हमारे साथ म्यूज़िक कंपोज़र हुआ करते थे, उनसे मिलने का जानने का। और कुछ रेडियो में आने के बाद में एक अलग किस्म के लोगों से मिलने का मौका जब मिलने लगा, वो भी साहित्य का अभिरुचि करे थे, तब वो यात्रा शुरू हो गई और यहाँ तक खुद पहुँचे। आप अपने आप को एक शब्द का साधक कहते हैं जी। आपके जीवन में शब्द की क्या अहमियत है? बिल्कुल, मुझे वैसे एक सामान्य रूप से मुझे ये लगता है कि शब्द जो है वो ब्रह्म है, हम सब जानते हैं सबसे जिसको। और इसके बाद अगर मैं मेरी व्यक्तिगत सोच शब्द के साथ जोड़ूं, मुझे लगता है कि ज़िंदगी के तमाम जो रिश्ते नाते हैं, सारे जो संबंध हैं, वो इन शब्दों पर ही टिके हुए हैं। शब्द से बात बनती है, बात अगर बन जाती है तो संबंध मधुर है, बात बिगड़ जाती है तो संबंध कटु हो जाते हैं। तो उसमें अहम शब्द हो गए। तो शब्द इतनी अहमियत रखते हैं हमारी ज़िंदगी में कि उनका इस्तेमाल हमें ठीक उस कांच की तरह करना चाहिए कि जो कहीं अगर हम गलत इस्तेमाल करते हैं, उपयोग में लेते हैं, तो वो टूट जाएंगे, वो खंडित हो जाएंगे। शब्द एक भी आपकी ज़ुबान से जब निकले तो वो इतनी, ये एहसास आप में होना चाहिए कि वो अगर ज़मीन पर गिरे तो वो कांच की तरह टूट सकता है। ये अहमियत मुझे लगता है कि शब्द की इतनी बड़ी अहमियत है। और क्या बात है, कमाल के शायर हैं आप। ये शायरी का चस्का आपको कब लगा और कैसे लगा, इसकी बात वो करें तो? एक्चुअली मैं चूँकि मूल रूप से पंजाबी भाषी हूँ, और आप ये देखेंगे कि पंजाबी जो भाषा है वहाँ उर्दू का मिश्रण बहुत ज़्यादा रहता है। पंजाबी जब आप बोलते हैं या आप पंजाबी भाषी को, तो उसमें बहुत शब्द ऐसे होते हैं जो उर्दू के होते हैं और पंजाबी ने वो अडॉप्ट किए हुए हैं, बोले जाते हैं। तो सबसे पहला लगाव तो ये था कि वो उन शब्दों से बड़ा प्यार था। पहले यही होता है, जब कविता हम लिखते हैं तो कुछ शब्द हमारे जीवन में आते हैं, उन शब्दों से हमें बड़ा प्यार होता है और बार बार हमारी कविता में जी हाँ दोहराव होता है उनका। और फिर एक वक्त पर आकर लगता है कि ये सब चीज़ें तो बड़ी एक दोहराव सा आ गए, एकदम एक मोनोटोनी आ गई, एक रस्ता आ गई, तब फिर आदमी उसको आगे बढ़ता है। बहरहाल ये स्थिति है, एक वजह ये रही। तो शब्द, अच्छा उर्दू ज़ुबान बड़ी एकदम जिसको कहते हैं बड़ी नाजुक ज़ुबान, और वो उसने चूँकि प्रभाव डाला। फिर दूसरा ये था कि परिवार में मेरे जो पिता थे उन्हें हिंदी कम आती थी, इंग्लिश और उर्दू ज़्यादा आती थी। तो वो जब हमें पत्र लिखना सिखाते थे, पत्र कैसे लिखा जाए, तो जब वो बोलते थे और हम लोग श्रुति लेख की तरह उसे लिखते थे और फिर बाद में पोस्ट करके आ जाते थे। मैंने मेरे नाना को अगर पत्र लिखना है, मैंने मेरे मामा को पत्र लिखना, तो वो बोलते थे। और उसमें क्या है, जब वो बोलते थे तब उनकी शैली होती थी, तो बड़ा प्यार आता था उस भाषा पर। तो अच्छा फिर ये हुआ कि जब रेडियो में हम लोग आ गए, तो रेडियो की जो भाषा है वो अपनी अलग है। लिखने की भाषा अलग होती है, रेडियो में जो बोली जाने वाली भाषा होती है वो अलग होती है। तो बोली जाने वाली भाषा के अंदर जो प्रचलित होता है उसका ज़्यादा उपयोग होता है स्वाभाविक तौर पर, वो एक वजह बनी। फिर तीसरी बात ये हुई कि पढ़ने पढ़ाने का शौक था, और उसमें मुझे ज़्यादा पढ़ने का मौका ये मिला कि मैंने सूफिज़्म मेरी रुचि बन गया। जैसे जब कबीर को पढ़ना, नानक को पढ़ना, बुल्ले शाह को पढ़ना, फरीद को पढ़ना, पलटू को पढ़ना, मीरा को, रैदास को, अब इन लोगों को जब आप पढ़ते हैं तो एक सादगी जो है वो आपको दिखाई देती है। उनके तमाम जो उनका रचना कर्म है, जितना भी है, जो कुछ उन्होंने रचा है, उसमें बड़ी सादगी है, इसीलिए वो लोक तक पहुंची है। तो लगा कि वो अपील, जो भाषा हमें अपील करती है, हमारी कोशिश रहती है कि हम उसी भाषा में कहें। तब मुझे लगा कि ये सब चीज़ें अगर हम इस तरीके से कहने लगें तो ज़रा ज़्यादा अच्छा होगा। तो फिर कोई भी कवि जब कवि बनता है शुरू में, तो उसकी गज़ल ही उसके हाथ आती है सीधी। वो सीधा पहला आक्रमण गज़ल पर ही करता है, क्योंकि उसको लगता है कि ये बहुत आसान है और बड़ी एकदम प्रभावी भी है और बड़ी संवाहक भी है, और संदेश भी एकदम संप्रेषण भी बड़ा अच्छा होता है।
तो लेकिन जब उसकी तकनीकियाँ और वो सारी चीज़ें जानने को मिली, जब जाना उन्हें, तो लगा कि ये एक मुश्किल जो विधा है, धीरे धीरे फिर उसको साधना, और फिर एक प्रयोग का पक्षधर मैं हमेशा रहा। वो प्रयोग इस तरह से रहे कि आप अगर शायरी करते हैं, गज़ल आप कहते हैं, तो उसकी मूलभूत कुछ चीज़ें हैं, उन्हें रखते हुए आप अपने बयान को दर्ज करवाते हैं तो ज़्यादा बेहतर लगता है। तो वो कोशिश रही, और वैसा ही लिखना भी शुरू हो गया। तो कुछ सूफियाना जो जिसको हम कहते हैं कि लगता है कि एक मिसरे में, कि गज़ल की खासियत ये होती है कि एक मिसरे में बहुत सारी बात हम कह देते हैं। तो बशीर बद्र का एक शेर बहुत बढ़िया, बड़ा अपीलिंग शेर है। वो कहते हैं कि चांद सा मिसरा अकेला है मेरे कागज़ पर, छत पे आ जाओ मेरा शेर मुकम्मल कर दो। क्या बात है। तो दरअसल कविता, या कविता चूंकि एक व्यापक शब्द हो गया, उसी का एक हिस्सा हो गया शायरी, गज़ल हो गई। तो गज़ल में ये ताकत होती, शेर में ये ताकत होती। तो एक एक मिसरे में बात को हम कैसे कह पाएँ और कितनी सादगी से कह पाएँ, ये कोशिश हमेशा बनी रहती है, और अभी तक तो लगा नहीं कि कह पाते हैं कुछ सादगी से। आपकी कोई ऐसी गज़ल जो आपके काफ़ी करीब है और आप इस कार्यक्रम में सुनाना चाहें? जी बिल्कुल है, और वो बिल्कुल उसी बात को लेकर के है जो जिस सोच के साथ मैं पढ़ता हूँ। मैं वो तरन्नुम में आपको कुछ, हम उसको गज़ल कहें कि नवगीत कहें, क्योंकि वो तकनीक के आधार पर गज़ल की जब सांचे में रखी जाएगी तब हो सकता है कुछ कमियां निकल आए। नवगीत में चूंकि प्रयोग की पूरी संभावनाएं होती हैं, तो उसको हम नवगीत ज़्यादा कहें तो ज़्यादा बेहतर है। तो आप देखेंगे कि उसके एक एक मिसरे में फिलॉसफी, दर्शन स्थापित करने की कोशिश की गई। हुआ नहीं हुआ ये अलग बात है। वो मैं कुछ तरन्नुम में आपको सुनाइए। कि बुल्ले शाह सियारी रखता हूँ, बुल्ले शाह सियारी रखता हूँ, नानक खुमारी रखता हूँ, बुल्ले शाह सियारी रखता हूँ, नानक खुमारी रखता हूँ, मीरा के तन मन कृष्ण में, मीरा के तन मन कृष्ण में, सूरत तुम्हारी रखता हूँ, बुल्ले शाह सियारी रखता हूँ। अपना फरीदी भेष है, अपना फरीदी भेष है, दरवेशदारी रखता हूँ, बुल्ले शाह सियारी रखता हूँ, नानक कुमारी रखता हूँ, मीरा के तन मन कृष्ण में, सूरत तुम्हारी रखता हूँ। अपना फरीदी भेष है, दरवेशदारी रखता हूँ, और चादर कबीरी जस की तस, चादर कबीरी जस की तस, खातिर तुम्हारी रखता हूँ। दास कबीर जतन से उड़ी और जस की तस दर्दी नहीं सदरिया, बात वही है अपने तरीके से। चादर कबीरी जस की तस, खातिर तुम्हारी रखता हूँ, ईसा सी माफ़ी दे सकूं, ईसा सी माफ़ी दे सकूं, कोशिश ये जारी रखता। क्या बात है। बुल्ले शाह सियारी रखता हूँ, नानक कुमारी रखता हूँ, मीरा के तन मन कृष्ण में, सूरत। क्या बात है। आपकी शायरी को किसने प्रभावित किया? यानी आप कोई ऐसे शायर हैं जिनसे आप अत्यधिक प्रभावित हैं? सबसे पहली अगर बात करें तो दुनिया में शायद ही कोई ऐसा शायर होगा जिसको मीर और गालिब ने प्रभावित न किया हो। मीर की वो सादगी, जिस सादगी तक अगर कोई आदमी, कोई शायर पहुंच जाता है तो यकीनन तभी वो बड़ा शायर हो सकता है। और गालिब का इस दुनिया के हर मुद्दे को छूना, हर इशू को टच करना, ये खूबी जब आपकी गज़ल में आ जाती है तो सही मायने में आपकी गज़ल होती है। और चूँकि प्रयोग के साथ आपको चलना पड़ता है, उसके बाद में फिर जो नए दौर के शायर होते हैं वो भी प्रभावित करते हैं। मूलतः बात वहीं से निकलती है और वहीं पर जाकर के ठहरती है। रेडियो पर आपका बहुत लंबा कैरियर रहा है, आपने उतार चढ़ाव सारे देखे हैं, और एक वो भी दौर था जब पाकिस्तान से चिट्ठियाँ आती थी जी। मिट्टी दी खुशबू आपका सबसे मशहूर कार्यक्रम था जी, युववाणी था। अब जैसे सोशल मीडिया आ गया है, टेलीविज़न आ गया है, तो आप अपने इस दौर के लिए
अपने आप को कितना इस दौर को चुनौतीपूर्ण मानते हैं? क्या आपको लगता है कि रेडियो अब भी लोगों तक पहुंचता है, या फिर आपको ये लगता है कि रेडियो को सोशल मीडिया ने ग्रस लिया है? कितना चुनौतीपूर्ण है ये? जी, देखिए, जब भी कोई नया माध्यम आपके सामने आता है तो निश्चित है कि पुराने के सामने एक चुनौती तो बन करके उभरता ही है। रेडियो था, रेडियो के सामने जब दूरदर्शन आया तो दूरदर्शन, चूंकि हालांकि वो रेडियो का ही एक भाग था, हमारे ही परिवार का एक हिस्सा दूरदर्शन है, आकाशवाणी और दूरदर्शन। लेकिन जब दूरदर्शन आया तो रेडियो उससे प्रभावित हुआ, क्योंकि विजुअल आ गया। ये खाली ऑडियो था और दूरदर्शन में ऑडियो और विजुअल दोनों सामने आ गए। तो जब कुछ चीज़ सुनाई देने लगे और साथ दिखाई देने लगे तो सिर्फ सुनाई देने वाली चीज़ पीछे रह जाती है। तो निश्चित है कि तब उस वक्त वो चुनौती थी। धीरे धीरे जो निजी चैनल्स आने लगे, एफएम रेडियो में आ गया, तो बहुत सारी चुनौतियां। अब फिर सोशल मीडिया जब आ गया तो सब कुछ। लेकिन हर माध्यम अपनी जगह पर स्थापित तो है, कम और ज्यादा हो सकता है। अखबारें आज भी पढ़ी जाती, भले ही इंटरनेट के माध्यम से सब कुछ जाना सुना पढ़ा जाता है, लेकिन अखबारें आज भी पढ़ी जाती, किताबें आज भी पढ़ी जाती, जबकि नेट पर भी सारी उपलब्ध हैं। ठीक इसी तरह रेडियो अब आज भी सुना जाता है। आप पर निर्भर करता है, अखबार के संपादक पर निर्भर करता है कि वो अखबार को क्या शक्ल देना चाहता है, और रेडियो के प्रेजेंटर पर निर्भर करता है वो क्या कुछ आप परोसना चाहते हैं, क्या कुछ आप प्रस्तुत करना चाहते हैं। अगर आप निश्चित रूप से गरिमामय तरीके से, सहज रूप से आप प्रस्तुत करते हैं तो बड़ी से बड़ी बात को भी आप इतने बड़े नेटवर्क के जरिए आम आदमी तक पहुंचा देते हैं। तो निश्चित है चुनौतियां रही हैं, लेकिन अगर आपका कैलिबर है, आप अगर उस समय के साथ चल रहे हैं, अपने आप को अपडेट रख रहे हैं। मीडिया के साथ सबसे बड़ी चीज़ ये कि आपको अपडेट रखना पड़ता है। कल क्या था, आज क्या है और कल क्या हो सकता है, ये सब बातें जब आपके साथ रहेंगी तब सारी चुनौतियां आपके सामने बड़े सहज रूप से आप स्वीकार करते चले जाएंगे। रेडियो के जरिए आप गांव गांव तक पहुंचे, आंगन आंगन तक पहुंचे और आपको सुना गया, सराहा गया। अब भी जब मैं आ रहा था तो माँ, जैसे कि आपको मैंने बताया कि बड़ी फैन है आपकी, जी, तो बुजुर्गों तक आपकी पहुंच है। उस दौर का कोई ऐसा किस्सा जो आपकी लोकप्रियता, जैसे आपकी आवाज़ पहुंची है लोगों तक, आपका चेहरा नहीं पहुंचा है जी, तो ऐसी कोई घटना घटी हो आपके जीवन में, कोई किस्सा हो जो बताएं? जी हाँ, मैं एक घटना आपको बताता हूँ। वो बड़ी अखबार का समाचार भी बनी थी, रेडियो का एक कार्यक्रम था। दरअसल आपने खुद जिक्र किया, पंजाबी का एक मेरा प्रोग्राम चलता है, मिट्टी दी खुशबू, जो इसी 12 जुलाई को 25 साल में प्रवेश किया, 24 साल पूरे हुए उसका। 24 साल जी, जो देश विदेश में आज भी सुना जाता है। पहले पत्र आते थे, आजकल मेल आते हैं। और आपकी इस कार्यक्रम बीच में आपको रोकूंगा जी, आपकी कार्यक्रम की गुरुदास मान ने प्रशंसा भी की थी ये कार्यक्रम। जी, गंगानगर एक कंसर्ट थी उनकी, तो उन्होंने कार्यक्रम रोक करके, और वो दरअसल उनकी कंसर्ट थी शनिवार को, और शुक्रवार को उन्होंने वो प्रोग्राम मेरा सुना और सुन करके उन्होंने वो कार्यक्रम में अपने गीत को रोक करके उन्होंने कहा कि भाई यहाँ मैं जहाँ बैठा हूँ, यहाँ सूरतगढ़ पास ही है, यहाँ से एक प्रोग्राम चलता है आकाशवाणी से, वो मिट्टी दी खुशबू, और उसमें उन्होंने कहा कि कल मैं वो इत्तफाकन रेडियो सुन रहा था तो उस व्यक्ति ने, वो राजेश जी ने बताया कि ऐसे ऐसे करके, और फिर पंजाबी का मेरा गीत एक सुनाया, तो उस गीत का उन्होंने जिक्र किया। तो वो चर्चा उन्होंने की थी, वो अच्छा लगा, मुझे भी अच्छा लगा। हालांकि मैं उस कार्यक्रम में नहीं था, लेकिन बहुत सारे मित्रों को फोन आए कि हमें बहुत अच्छा लगा जब आपका जिक्र किया, क्योंकि अच्छा लगता अपने मित्र के साथ में अगर कहीं कुछ होता, तो वो बात थी। मैं आपको बात बता रहा था, वो उसी मिट्टी दी खुशबू में एक उसमें थोड़ा सा प्रयोग मैंने ये किया एक कार्यक्रम में, हमारे केंद्र निदेशक जो थे उनकी अनुमति के साथ में, कि उस जहाँ से पत्र आप लिखेंगे, श्रोताओं से कहा गया पत्र आप लिखेंगे तो आप अपने कुछ समस्याएं वहाँ की लिख सकते हैं। उन समस्याओं को हम रेडियो पर शामिल करेंगे और कोशिश करेंगे कि उनका हल हम निकालें, बात के माध्यम से, जानकारी के माध्यम से, सूचना के माध्यम से। और कुछ ऐतिहासिक तथ्य अपने गांव के आप भेजें भी। आपका गांव, अब आपका गांव अगर ब्रह्मसर है तो वो ब्रह्मसर क्यों है, हनुमानगढ़ क्यों है, सूरतगढ़ क्यों, तो थोड़ा सा ये ऐतिहासिक तथ्य आएंगे तो रोचकता भी बनती है और जानकारियां भी बढ़ती हैं। तो ऐसे में हनुमानगढ़ जिले में एक मुंडा गांव है, मुंडा हनुमानगढ़ के पास है। जी हाँ, मुंडा से एक पत्र आया और उस पत्र में कुछ 4-5 लोगों ने मिलकर के वो पत्र लिखा था, और उसमें लिखा कि हमारे गांव में पानी की बड़ी किल्लत है। और ये बात है शायद कोई 2000 के आसपास की बात रही होगी, 97-98 की बात रही होगी शायद। हाँ, 20 बरस जी पुरानी बात। जी, तो
उन्होंने कहा कि हमारे गांव में पानी की समस्या है, पानी गांव में मीठा है लेकिन कहीं कोई हैंडपंप नहीं है, कोई बड़ी मुश्किल होती है अगर ऐसा कुछ हो जाए। उस समय में उन्होंने वो पत्र लिखा, उस समय में सरकारी एक योजना, राज्य सरकार की एक योजना चल रही थी। वो योजना थी कि आप जो मतलब 90 पैसे सरकार लगाएगी और 10 पैसा अगर गांव के लोग लगाते हैं तो पंचायत के माध्यम से, प्रधान के माध्यम से उस गांव में ये कार्य किए जा सकते हैं। तो मैंने उसको राय दी, मैंने उनको कहा, मैंने कहा आप अपने गांव, आप अपने पंच से मिलो। और चूंकि ये दुनिया थोड़ी अलग है राजनीति की, तो उनको मैंने बड़ा साफ तौर पर आगाह किया कि अगर पंच आपकी बात नहीं सुनता है, हो सकता है कि आपकी विचारधारा के विपरीत विचारधारा का हो तो वो बात नहीं सुनेगा, तो आप सरपंच से मिल लें, और सरपंच नहीं सुनता तो प्रधान से मिल लें, और प्रधान से मिल करके और इस योजना के बारे में आप जिला कलेक्टर से मिलें जा करके। तो ये बात मैंने कह करके और उनको उनकी पसंद का गीत सुनाया और बात खत्म हो गई। उसके लगभग 1 महीने के बाद में मेरे पास उन्हीं व्यक्तियों का पोस्ट कार्ड आता, 1-1.5 महीने के बाद में, क्योंकि रेगुलर हफ्ते दर हफ्ते प्रोग्राम होता है। उन्हीं व्यक्तियों का वो रेफरेंस देते हैं अपने उस पत्र का कि हमने आपको पत्र लिखा था और आपने हमें कहा था कि आप ऐसे ऐसे करके मिलें। तो इत्तफाकन उन्होंने पत्र में ये सारा कुछ लिखा कि इत्तफाकन हमारे सरपंच ने वो कार्यक्रम सुना, उन्होंने हमें हमारे नाम से पहचान लिया, हमें बुला भेजा। कभी वो आपने पत्र लिखा था क्या उस कार्यक्रम में? तो उन्होंने कहा जी हमने लिखा तो था। तो क्या यार, बात तो उस आदमी ने बढ़िया कही थी, अपने ऐसा करते हैं आप बैठो मेरे साथ, जीप में चलते हैं प्रधान जी के पास। प्रधान जी से मिले और अल्टीमेटली ये हुआ है कि हमारे गांव में हैंडपंप खुदने शुरू हो गए हैं। तो मुझे तो सुकून मिलता ही था। यही बात मेरे मित्र हैं मनोज स्वामी यहाँ पंजाब केसरी के, उनसे ऐसी साझा हुई तो उन्होंने फिर एक खबर बनाई, पंजाब केसरी की बड़ी खबर उन्होंने बनाई कि यूं भी होता है जनहित का काम। तो बात वही है कि आप अपनी बात को किस तरीके से कहते हैं उस पर निर्भर करता है। माध्यम चाहे सोशल मीडिया का हो, रेडियो का हो, टीवी चैनल का हो, या फिर और कोई भी अखबार का हो। सर, आपने गीत लिखे, गज़लें लिखी, इतना कुछ आपने रचा है, लेकिन आपका अभी तक कोई संग्रह नहीं आया है। पाठक आपको इतना पसंद करते हैं, फेसबुक पे या फिर आप मंच से सुनाते हैं, वही है। इसके पीछे आपकी क्या मंशा है? कोई किताब, कोई संग्रह आ जाए, क्यों ऐसा नहीं आ कुछ है नहीं कि नहीं आने के पीछे कोई कारण नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से हर आदमी के साथ में जब उसकी किताब आती है तो उससे पहले वो 100 बार सोचता है कि जो मैंने लिखा है ये लिखे हुए का दोहराव ही तो नहीं है। तो फिर अगर लिखे हुए का दोहराव है तो फिर मैं अगर प्रेम पर, विरह पर लिखता हूँ तो मुझे विरह पर लिखने से पहले मुझे यहाँ से लेकर के पीछे घनानंद तक पढ़ना पड़ेगा। और अगर घनानंद की बात को मैं कह पाता हूँ या उस मैसेज को अपने तरीके से कह पाता हूँ तो मुझे लगेगा कि बहुत अच्छी बात मैंने कही, वरना तो फिर हम उन्हें पढ़ें अच्छा लगता है। एक तो ये वजह रही, और दूसरा ये है कि अब बहुत सारी विधाएं जब आप करते हैं, आप कविता भी लिखते हैं, आप मुक्तक भी, आप गीत भी लिखते हैं, आप तो लगता है कि गज़लें भी आप कहते हैं, तो आपको लगता है कि कौन सी किताब मेरी पहले आ जाए। और वो यही एक उधेड़-बुन भी चलती रहती है। शायद बहुत जल्दी अब मन है कि कुछ किताब आ जाए, आज जल्दी आ जाएगी जी, कहने मत चलिए। आपने मुक्तक भी बहुत लिखे हैं और मन से सबसे ज़्यादा पसंद किए जाते हैं। जी जी। कोई तारा अगर टूटे तो ये आकाश रोता है। जी, अगर कुछ हो जाए, बिल्कुल बिल्कुल, वो मुक्तक है कि कोई तारा अगर टूटे तो ये आकाश रोता है, कोई तारा अगर टूटे तो ये आकाश रोता है, और किसी की आंख का सपना मगर साकार होता है। कोई तारा अगर टूटे तो ये आकाश रोता है, और किसी की आंख का सपना मगर साकार होता है। और ये रातें हैं जो तारों की हकीकत को समझती हैं, क्या बात। ये रातें हैं जो तारों की हकीकत को समझती हैं, किसी टूटे हुए से ही टूट कर प्यार होता क्या है। बात, क्या बात। आने तो है कोरा। जी हाँ हाँ। मैं रिश्तों को निभाता हूँ, कोई सौदा नहीं करता। क्या बात। मैं रिश्तों को निभाता हूँ, कोई सौदा नहीं करता। मोहब्बत जिसकी आदत हो कभी पर्दा नहीं करता। मैं रिश्तों को निभाता हूँ, कभी सौदा नहीं करता। मोहब्बत जिसकी आदत हो कभी पर्दा नहीं करता। मिला करता हूँ मैं उससे, गिला करता है वो मुझसे। क्या बात।
मिला करता हूँ मैं उससे, गिला करता है वो मुझसे, मैं जब शिकवा नहीं करता क्या बात। तो वो रुसवा नहीं करता। क्या बात सर, बहुत शानदार। आखिरी सवाल पूछता हूँ और जी, उसके बाद जी, इंटरव्यू जी। खत्म करते हैं। कोई जीवन का कोई अफसोस और कोई संतोष? ये दरअसल हर आदमी के साथ रहता है, कभी भी आदमी संतुष्ट नहीं होता, और अगर आप संतुष्ट हो जाते हैं तो शायद आप अपनी यात्रा बंद कर देते हैं, अपनी यात्रा को रोक देते हैं। दरअसल आपकी अभिव्यक्ति जो है, रचना जो है या कहना जो है, वो आप अपने आप को व्यक्त करते हैं। जो भी आप कहते हैं वो आप अपने आप को व्यक्त करते हैं, तो उसमें सुख भी व्यक्त होते हैं, दुख भी व्यक्त होते हैं। तो जीवन के दोनों पहलू। हिस्से हैं, दोनों पहलू हैं, ये साथ साथ चलते हैं। बहुत कुछ छूटता, हाँ एक तरफ जब आप एक पलड़ा जब भारी हो जाएगा तो निश्चित है कि दूसरे में से कुछ ना कुछ तो निकलना पड़ेगा ना, उसमें से निकलेगा। आपके पास 24 घंटे हैं, अगर आप 8 घंटे पढ़ाई में लगाते हैं और बाकी के शेष घंटे दूसरे कामों में लगाते हैं और शेष कामों में से 1 घंटा और बढ़ाते हैं, तो खर्च आपका उधर का बढ़ा है, उधर 7 हो जाते हैं। तो आप कहीं ना कहीं आपको एक समायोजन तो चलता ही रहता है जीवन में, तो वो चलना भी चाहिए। आप अगर संतुष्ट, मुझे नहीं लगता कहीं कोई संतुष्ट हो जाएंगे। आपने तथागत को पढ़ा है, बुद्ध को पढ़ा है, कहीं कभी नहीं होता, लेकिन आपको उन सब के बीच में समभाव स्थापित करना पड़ता है, तब जा कर के वो यात्रा सहज रूप से आप आगे बढ़ा पाते हैं, चाहे वो अपने जीवन की हो, अपने परिवार के जीवन की हो, अपने समाज के जीवन की हो। ये सब बातें जीवन में चलती रहती हैं। बहुत शुक्रिया सर, आपने टाइम दिया। राजेश जी, बहुत धन्यवाद। शुक्रिया आपका भी कि बात हुई, अपने आप को कहने का मौका जो इस तरीके से बहुत कम मिलता है, क्योंकि पर्दे के पीछे के लोग हैं, रेडियो के लोग हैं, लेकिन अच्छा लगा। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक।